हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग लर्न विद पवन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। लिटरेरी टर्म की नेक्स्ट क्लास है ये। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो भी लोग पिछली क्लासेस को अभी तक नहीं देखे हैं, लिटरेरी टर्म से संबंधित सारी क्लासेस को वॉच कर लें। जो भी आपके 4 राइटर्स हैं टीजीटी में वो कंप्लीट करा दिए हैं, उनके भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लें, सबकी प्लेलिस्ट मौजूद है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम। स्प्रंग रिदम जो टर्म दिया है ये किसने दिया है? हॉपकिंस। जीएम हॉपकिंस इनका पूरा नाम है, गेरार्ड मेनली हॉपकिंस। ठीक है, इन्होंने स्प्रंग रिदम का कॉन्सेप्ट दिया है। नेक्स्ट है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज, क्या है ओडिपस कॉम्प्लेक्स? तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है अ सन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर। एक बेटे का जो अपनी माँ की तरफ जो लगाव होता है, झुकाव होता है, वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स। मेटाफिजिकल पोएट्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। मेटाफिजिकल पोएट्स सबसे पहले ये टर्म किसने यूज किया था? पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टर्म को दिया है डॉक्टर जॉनसन ने। डॉक्टर जॉनसन ने सबसे पहले ये टर्म यूज किया, मेटाफिजिकल पोएट्स। हु इज़ नॉन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। किसे ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टर कहा जाता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग के जो मास्टर बोले जाते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बहुत ही शानदार सी ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखी हैं, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग इसका सही आंसर है। What by definition is serious, complete and of a certain magnitude। कौन सी चीज़ इसमें से जो जिसके बारे में जो उसकी डेफिनेशन में आता है कि वो सीरियस होता है, कंप्लीट भी होता है और सर्टेन मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इसकी बिगिनिंग होती है, इसका एक अच्छा सा मिडिल होता है और प्रॉपर एंडिंग होती है। ठीक है, तो ये ट्रेजेडी के बारे में अरिस्टोटल ने कहा है अपनी बुक पोएटिक्स में। वर्स लीवर। वर्स लीवर क्या है? तो वर्स लीवर जो है इसे हम लोग फ्री वर्स कहते हैं। फ्री वर्स को वर्स लीवर के नाम से जाना जाता है। टीजीटी 2005 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर इसका जो सही आंसर है दैट इज ओपन फॉर्म। वर्स लीवर या फ्री वर्स या ओपन फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है वर्स की जिसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है, इसमें किसी भी मीटर का नहीं ध्यान रखना होता है और इसमें राइमिंग है या नहीं है उस बात का भी ध्यान नहीं रखना होता है, कितने लाइंस का स्टेंजा है इस बात से भी पोएट एकदम फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, इसीलिए फ्री वर्स कहते हैं इसे। ठीक है, ओपन फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ ओरिजिनेटर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन जो टर्म है ये किसने दिया है? तो डीकंस्ट्रक्शन टर्म देने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं जैकस डेरिडा। जैकस डेरिडा का एक वर्क है ऑफ ग्रामेटोलॉजी में जैकस डेरिडा ने डीकंस्ट्रक्शन का टर्म दिया है। द रेगुलर ओड इज अ क्लोज इमिटेशन ऑफ। रेगुलर ओड जो है ये किसका इमिटेशन है, किसे इमिटेट करती है? तो ये पिंडार एक ग्रीक पोएट हैं। 6th सेंचुरी बीसी में ये पोएट होते थे ग्रीक में। तो इन्होंने जो पैटर्न दिया था ओड का उसे पिंडारिक ओड कहते हैं। पिंडारिक ओड का ही इमिटेशन है रेगुलर ओड। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नोवेला इज अ वर्ड फ्रॉम। नोवेला एक वर्ड है, ये कहाँ से लिया गया है? तो नोवेला एक वर्ड है जो कि इटली से लिया गया है। ठीक है, इटालियन वर्ड है नोवेला और इसका मीन्स क्या होता है? न्यू स्टोरी। नोवेला का मतलब होता है, अर्थ अगर पूछ ले तो आप बताएंगे, इसका मतलब होता है न्यू स्टोरी। ठीक है, इटालियन वर्ड है नोवेला। एपिक क्या होता है? कई बार ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है और ये सीरियस सब्जेक्ट पर होती है। इसका जो हीरो होता है वो नेशनल लेवल का हीरो होता है या कोई रिलीजियस हीरो हो सकता है। तो बहुत बड़ी पोएम होती है, नरेट करती है किसी बड़ी स्टोरी, किसी पुरानी गाथा को। सीरियस मोड रहता है इसका। ऑप्शन बी सही आंसर है। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक्ट क्या है? आपको पता है किसी ट्रेजेडी में
या किसी कॉमेडी में, किसी भी ड्रामा का कोई भी फॉर्म है उसमें आप देखते हैं कि जो ड्रामा है वो एक्ट में डिवाइड होता है और मोस्टली 5 एक्ट होते हैं। अच्छा खासा जो एक ड्रामा है, प्रॉपर जो ड्रामा होता है उसमें 5 एक्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद में लोगों ने 3 एक्ट प्ले भी लिखना शुरू किया, 1 एक्ट प्ले भी आते हैं, तो 5 एक्ट लगभग होते हैं। तो एक्ट क्या होता है? अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले। प्ले का जो एक्शन है वो बहुत बड़ा होता है, तो उसे छोटे छोटे एक्ट में बांट दिया जाता है ना, तो 5 एक्ट बता दिए जाते हैं। फिर एक्ट को छोटे छोटे सीन में बांट दिया जाता है। तो एक्ट क्या है? एक मेजर डिवीजन है इन द एक्शन ऑफ अ प्ले। प्ले के जो एक्शन है उसे एक्ट में बांटते हैं, उसका मेजर डिवीजन है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल एसे, इज ऑल्सो नॉन एज। इनफॉर्मल एसे जो हैं वो और किस नाम से जाने जाते हैं? इन्हें स्कॉलरली एसेज भी कहते हैं, स्कॉलरली एसेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो स्कॉलर्स होते हैं वो कोई नए नॉलेज को डिस्कवर करने के लिए कुछ ऐसे लिखते हैं, नए और इनोवेटिव सब्जेक्ट पर कुछ एसेज लिखते हैं। उसके बाद में अपनी जो कम्युनिटी है उसमें इन्हें जो है सेंड करते हैं, है ना, अपने थॉट्स, अपने इंसाइट्स लिखते हैं, नई जानकारी लिखते हैं और अपनी ऑडियंस, फेलो स्कॉलर्स जो होते हैं, इनके साथी स्कॉलर्स होते हैं, उनमें शेयर करते हैं। और ऐसे एसेज को स्कॉलरली एसेज कहा जाता है, इनफॉर्मल एसे। ठीक है, गिव द करेक्ट टर्म फॉर द स्टेटमेंट। इसके लिए क्या करेक्ट टर्म है? सेट ऑफ फैक्ट सिस्टमेटिकली अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। ये क्वेश्चन आपको लिटरेचर से अलग दिख रहा होगा, हालांकि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ ऐसा लग रहा है, लेकिन पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया 2003 में। चलिए देख लेते हैं। कोई ऐसा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जिसमें प्रॉपर रोज़ होती हैं और कॉलम होते हैं। जैसे ये मैंने बना दी, ये रो हैं, अब बीच में अब इन्हें बना दिया कॉलम। रोज़ और कॉलम से बनी हुई जो बन के आता है आइटम, इसे कहते हैं हम लोग टेबल। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, टेबल। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएट? डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है? तो पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट का मतलब होता है रिकॉग्नाइज और शो द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। दो चीज़ों के बीच का अंतर पहचानना या उस अंतर को दर्शाने को डिफरेंशिएट कहते हैं, ऑप्शन ए। द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म जॉन कीट्स के द्वारा दिया गया है, और नेगेटिव जो कैपेबिलिटी है जॉन कीट्स ने दिया है अपने लेटर्स में। इन्होंने अपने भाइयों को, जॉर्ज और टॉमस को, इनके भाई जो थे जॉर्ज और टॉमस, इन्हें पत्र लिखते थे। जॉन कीट्स पत्राचार बहुत करते थे, इनके लेटर बहुत फेमस हैं, है ना। तो जॉर्ज और टॉमस को इन्होंने पत्र लिखा, उसमें एक किसी पत्राचार के दौरान एक पत्र में इन्होंने टर्म यूज किया था नेगेटिव कैपेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पॉइंट ऑफ व्यू से लिटरेरी टर्म के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे। टर्न कोट एक वन वर्ड भी होता है और लिटरेचर में भी आता है। जैसे लिटरेचर में कोई लीडर किसी प्ले में, किसी नॉवेल में दिखाया जाए, है ना, या कोई किंग दिखाया जाए, या किसी विचारधारा को मानने वाले लोग दिखाए जाएं और उनमें से कोई एक टर्न कोट हो। टर्न कोट का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी विचारधारा बदल ले, यानी टर्न कोट को हिंदी में कह सकते हैं दल बदलू। ठीक है, अ मैन हु चेंजेज हिज ओपिनियंस, जो व्यक्ति अपनी विचारधारा बदल दे, है ना। आजकल जैसे जो नेता हैं एक पार्टी छोड़ देते हैं तो दूसरी पार्टी में पहुंच जाते हैं और अपनी विचारधारा भी बदल लेते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को टर्न कोट कहा जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। अ वर्स ऑफ 2 लाइन्स, कोई ऐसी वर्स जो 2 लाइन की है। ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ का मतलब दोनों का मीटर सेम होगा। राइमिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे से राइम भी कर रही होगी। एट द एंड इज कॉल्ड कपलेट, आप जानते हैं कपलेट एक आइम्बिक पेंटामीटर में होती है और राइम भी इनका मैच करता है। ठीक है, तो इसे कपलेट कहते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन अवेंट ग्रेड? अवेंट ग्रेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया, इसका मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अवेंट ग्रेड का मतलब है न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव, ऐसी कोई राइटिंग जो नई भी है और इनोवेटिव भी है, उसे अवेंट ग्रेड कहते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का मतलब है यहाँ पर टेक्निक विच डिपिक्ट्स द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स।
थॉट्स जो हैं मस्तिष्क में, दिमाग में, माइंड में जो बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, प्रोसेस होते रहते हैं, किसी बात को लेकर के बहुत देर तक और लंबे समय तक विचार आते रहते हैं, हजारों और लाखों विचार जो आते रहते हैं, उसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस यानी विचारों की जो चैन है वो टूटती ही नहीं, इसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक। और इसे जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस को फर्स्ट टाइम यूज किया था विलियम जेम्स ने, एक साइकोलॉजिस्ट हैं विलियम जेम्स, ठीक है। तो विलियम जेम्स के लिए जाना जाता है। विलियम जेम्स का एक वर्क था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस दिया था। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लास को शेयर भी कर दें। अगर अच्छी लग रही क्लास तो लाइक भी करें। विच वन ऑफ दीज इज अ सेकेंडरी एपिक, इसमें से कौन सा एक सेकेंडरी एपिक है? जो एनीड है इसमें दैट इज सेकेंडरी एपिक। सेकेंडरी एपिक उस एपिक को कहते हैं, उस महाकाव्य को कहते हैं जो किसी जो क्लासिकल एपिक है उसको इमिटेट करता है ना। क्लासिकल एपिक के ट्रेडिशन में जो एपिक लिखा जाता है उसी की क्वालिटीज़ को फॉलो करते हुए उसे सेकेंडरी एपिक कहते हैं और एनीड एक सेकेंडरी एपिक है। द राइमिंग ऑफ वॉवेल साउंड्स, जब वॉवेल साउंड्स की राइमिंग आती है विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, जहाँ पर कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन ना हो, है ना, कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, वॉवेल साउंड वही बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे को इसके लिए जो टर्म है वो है एसोनेंस। और जब कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे होते हैं तो उसे कॉन्सोनेंस कहते हैं, ठीक है। दोनों बातें ध्यान रखना है। वॉवेल साउंड जब बार बार रिपीट हो रहा है किसी वर्स में, किसी भी पोएम में, तो वहाँ पर एसोनेंस का यूज हो रहा है। अगर कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ पर कॉन्सोनेंस जो है आपका टर्म यूज हो रहा है, ठीक है। हु इंट्रोड्यूस द सोनेट इन इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री में सबसे पहली बार सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इंग्लिश पोएट्री में सोनेट को फर्स्ट टाइम यूज करने वाले थे सर टॉमस व्याट, सर टॉमस व्याट, ठीक है। सही ऑप्शन है आंसर डी। अनदर नेम फॉर वर्स लीवर, वर्स लीवर देखो इससे पहले भी क्वेश्चन हो चुका है और पीजीटी 2004 में फिर से पूछा गया होगा। तो वर्स लीवर क्या है? फ्री वर्स को कहते हैं, फ्री वर्स के लिए वर्स लीवर शब्द यूज होता है, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। अ सेजोरा इज, सेजोरा क्या है? सेजोरा एक पॉज है, आपको बताया था सेजोरा इज अ पॉज, और इसे यूज किया ज़्यादातर जो आपके सर टॉमस व्याट हैं वो अपनी जब सोनेट लिखते थे तो पेट्राकन सोनेट तो आप जानते हैं उसमें एक ऑक्टेव होता है 8 लाइन्स का और उसके बाद में एक सेस्टेट होता है 6 लाइन का। तो ऑक्टेव में 8 लाइन के बाद में एक पॉज देते थे ये, और पॉज देने के बाद अपनी विचारधारा यहाँ से बदल देते थे, यानी पहली 8 लाइन में इनके विचार अलग टाइप के हैं एक ही विषय पर, और दूसरी 6 लाइन में ये उसी विषय पर दूसरे ढंग से सोच रहे होते हैं, है ना। तो उसे बदलाव को इंडिकेट करते थे ये एक पॉज से, और उस पॉज को कहा जाता है सेजोरा, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर है। द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ अ सोनेट आर कॉल्ड, अभी अभी मैंने बताया फर्स्ट 8 लाइन्स जो हैं एक सोनेट की उन्हें ऑक्टेव कहा जाता है, ऑक्टेव। बाद की जो 6 लाइन है उन्हें सेस्टेट कहा जाता है। सेजोरा एक पॉइंट है, एक पॉज है। द टर्म एसाई, एसाई इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द फ्रेंच रूट। एसाई एक फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया टर्म है ना। विच मीन्स एसाई का मतलब होता है टू ट्राई, कोशिश करना, प्रयास करना। ऑप्शन सी आंसर सही है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट हियर। द रेटरिकल डिवाइस ऑफ एनाफोरा इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। एनाफोरा जो डिवाइस है इसमें से एनाफोरा की सही डेफिनेशन क्या है? अ सर्टेन मीट्रिकल अरेंजमेंट इन लाइन्स, यूज ऑफ सर्कमलोकेशन इन फ्रेजियोलॉजी, juxtaposition of juxtaposing the abstract with the concrete, repeating the first word or words of successive sentences or clauses। ऑप्शन डी सही आंसर है। एनाफोरा एक डिवाइस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, बहुत ज़्यादा आपको दिखिएगी लिटरेरी वर्क्स में। पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनाफोरा को आपको समझना है, आज ही इसे ऐसे समझ लो जो कि कभी ना भूलो। ऑप्शन डी,
रिपीटिंग द फर्स्ट वर्ड और वर्ड्स ऑफ सक्सेसिव सेंटेंस। आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, पढ़ते समय आप देखते हैं कि कोई एक सेंटेंस जिस बात से शुरू हुआ है उसके आगे जो भी सेंटेंस आते हैं उस हर सेंटेंस में वो बात रिपीट हो रही। फिर कोई अगला सेंटेंस आया तो उसी बात से शुरू हुआ। जैसे कोई भाषण देता है जब नेता, तो आप सुनते होंगे, वो बताता है मैं यहाँ पर आया हूँ इसलिए कि आपके यहाँ पर जो अन्य नेता हैं उनकी पोल खोल सकें, मैं यहाँ पर आया हूँ इसलिए कि आपसे मिल सकूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ इसलिए कि मैं अपने विज़न के बारे में आपको बता सकूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ इसलिए कि मुझे आपकी बहुत चिंता है। तो मैं यहाँ पर आया हूँ इसलिए बार बार जो रिपीट हो रहा है किसी हर सेंटेंस से पहले, इस डिवाइस को एनाफोरा कहते हैं। ठीक है, एनाफोरा कभी नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड। सबसे पहले सोनेट को इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस किया? तो सर टॉमस व्याट ने इंट्रोड्यूस किया। टू यूज अनदर पर्सन्स थॉट्स, दूसरे व्यक्ति के थॉट्स को या उसकी राइटिंग्स को अपनी तरह पेश करना, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के विचार हैं या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई चीज़ें हैं और आप उन्हें इस तरीके से पब्लिश करा रहे हो और आप कह रहे हो कि ये मेरी चीज़ें हैं, यानी मैंने लिखा है, तो इसे कहते हैं प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म को हिंदी में कहते हैं साहित्यिक चोरी। जैसे किसी और ने किताब लिखी और आपने उसे अपने नाम से दोबारा से प्रिंट करा दिया, तो वो क्या है? एक प्लेगरिज्म है, साहित्यिक चोरी है। कोई ऐसा लिटरेरी वर्क जिसे आपने नहीं लिखा है, किसी दूसरे ने लिखा है और आप उसे अपना बता रहे हो, अपना बता करके मार्केट में उसका प्रचार प्रसार कर रहे हो, दैट इज प्लेगरिज्म। ठीक है, साहित्यिक चोरी। द चासेरियन स्टेंजा और राइम रॉयल कंप्राइजेज, राइम रॉयल को चासेरियन स्टेंजा भी कहते हैं क्योंकि चासर ने इसे यूज किया था राइम रॉयल को। इसमें कितनी लाइन होती है ये आपको बताना है। तो चासेरियन स्टेंजा में या राइम रॉयल में 7 लाइन्स होती हैं, 7 लाइन्स। और विलियम शेक्सपियर की जो पोएम है एक रेप ऑफ लुक्रीस, उसमें इन्होंने 7 लाइन स्टेंजा यूज किया है, यानी राइम रॉयल में लिखी है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। लेट अस गो देन एंड यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट ईथराइज्ड अपॉन अ टेबल द एबव लाइन्स हैव बीन रिटन। अब देखिए क्या है, यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो ऊपर की 4 लाइन्स लिखी हुई हैं ये अनराइम्ड वर्स में हैं या ब्लैंक वर्स में हैं या फ्री वर्स में हैं या फिर एम्बिक पेंटामीटर में हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अनराइम्ड वर्स तो दिख ही रही हैं क्योंकि यहाँ पे राइमिंग तो है नहीं। यू एंड आई, स्काई, टेबल, इन, कहीं पर राइमिंग स्कीम नहीं मिल रही, यानी राइमिंग तो है नहीं। ब्लैंक वर्स में अगर होता तो अनराइम्ड तो होता लेकिन एम्बिक पेंटामीटर में ज़रूर होता। अब यहाँ पर एम्बिक पेंटामीटर के हिसाब से देखो लाइन लेंथ कितनी है, छोटी है, ये बड़ी है, और एम्बिक पेंटामीटर का मतलब लेंथ भी बराबर ही होगी क्योंकि 10 सिलेबल यूज होंगे दोनों में। एक में 10 है तो दूसरी में भी 10 होंगे, तीसरी में भी 10 है, चौथी में भी 10 सिलेबल्स होंगे। जबकि इसमें दूर से ही दिख रहा है हम लोगों को कि पहली में कम सिलेबल हैं और दूसरी में बहुत ज़्यादा सिलेबल बनेंगे अगर हम इन्हें निकालेंगे तो इसका मतलब ये एम्बिक पेंटामीटर में नहीं लिखी, इसका मतलब ये ब्लैंक वर्स भी नहीं है, एम्बिक मीटर में है ही नहीं, और ये है फ्री वर्स। फ्री वर्स का मतलब ना तो इसमें राइमिंग स्कीम मैच कर रही है ना, और ना ही इसमें कोई क्लियर मीटर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब क्वालिटीज़ नहीं मिल रही इसका मतलब ये स्टेंजा फ्री वर्स में लिखा गया। ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, और आज के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। बहुत ही शानदार क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक भी करें और मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।